नमस्कार मित्रों, रीट लेवल 1 टेस्ट सीरीज का 8वां टेस्ट आज 8वें टेस्ट के सॉल्यूशन में 20 प्रश्न के सॉल्यूशन का आज पहला प्रश्न ये 1000 से कम कितनी संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं है। मतलब 1000 से कम, 1000 से जस्ट पहले बतानी है, 1000 से जस्ट पहले मतलब 999 तक, 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 5 का भाग जाता हो, जिनमें 7 का भाग जाता हो, ये तो टोटल लेनी है। उसके बाद इनमें जो संख्याएं 35 से विभाज्य हैं वो नहीं लेनी है। जिनमें 35 का भाग जा रहा है वो संख्याएं नहीं लेनी है, 5 का भाग जा रहा है वो संख्याएं लेनी, 7 का भाग जा रहा है वो लेना है। तो 999 तक 5 से भाज्य कितनी संख्याएं होगी? 999 में 5 का भाग दे दो। 999 तक 7 से कितनी संख्याएं भाज्य होगी? 7 का भाग दे दो। और 999 में 35 का भाग दो, 35 से भाज्य संख्याएं आ जाएगी। तो 999 में 5 का भाग देंगे तो 1000 में 5 का भाग पूरा पूरा जैसे 200 बार जा रहा है, एक कम मतलब 199 बार भाग जाएगा, ये 199। 999 में 7 का भाग देना है, ये 999 और 7 का भाग, 7 एकम 7, 2 शेष, 7 चौके 28, 1 शेष, 7 2 14, 142 142 संख्याएं होगी जिनमें 7 का भाग जाएगा। और 999 में 35 का भाग, ये 35 2 70, उसके बाद 9 2 299 और 35 8 279, 28 संख्याएं ऐसी होगी जिनमें 35 का भाग जाएगा। 1000 तक, 1000 से पहले 999 तक 28 संख्याएं ऐसी है जिनमें 35 का भाग जा रहा है। लेकिन ये 35 का भाग जाने वाली संख्याएं, इस 35 में 5 का भी भाग जाता है, इनमें 7 का भी भाग जाता है। मतलब ये 28 संख्याएं इसमें भी शामिल है और ये 28 संख्याएं इसमें भी शामिल है। 199 संख्या जिनमें 5 का भाग जाता है उसमें से 28 घटा लीजिए, और 199 में 7 का भाग ये 142 बार, उसमें भी 28 घटा लीजिए कि 28 संख्याएं इसमें भी है और 28 इसमें भी है। दोनों में कॉमन है, 5 का भाग जा रहा है उसमें, 35 में 5 का भाग जा रहा है और 7 का भाग जा रहा है, मतलब 35 में 7 का भी भाग जा रहा है। तो ये कॉमन संख्या 28 28 दोनों में है, इन दोनों को घटा लीजिए। ये दोनों घटा के फिर जोड़ लीजिए, ये 28 और 28 56, इन दोनों को घटा के 56 जोड़ दीजिए। 199 142 9 2 11 हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1, 341, उसमें से 28 और 28 56 घटा लीजिए। 11 में से 6 गया 5, 4 में से 1 हासिल चला गया 3, 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 1 हासिल चला गया 2, 285। तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं होगी? 285 संख्याएं होगी। 285 संख्याएं ऐसी है 1000 से कम है जिनमें 5 का भाग जाता वो भी लेनी है, 7 का भाग जाता वो भी लेनी है, लेकिन 35 का भाग जाता वो नहीं लेनी। तो ये 35 का भाग देना दोनों में कॉमन है, उनको वापस माइनस कर देना। तो ये इस तरह से हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है। अंकित मूल्य मान लीजिए 100, ये अंकित मूल्य 100, इसके 80% पर खरीदता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, और 100 का 80% कितना हो जाएगा? 80 रुपये। 80 रुपये में खरीदा। अंकित मूल्य 100 और उसके 80% मूल्य पर खरीदता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ये अंकित मूल्य 100 है, 10% की छूट दे के बेचेगा, तो ये बेचेगा 90 रुपये में, ये 90 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत, मतलब 80 रुपये में खरीदी है और 90 रुपये में बेच रहा है, तो 10 रुपये का लाभ बटे में क्रय मूल्य 80 और गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत। जीरो कट जाएंगे, 100 में 8 का भाग 12.5%, 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। इसका आंसर ये 12.5%। तीसरा, n प्रेक्षणों का औसत 40 है। यदि एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। n का मान ज्ञात करो। n प्रेक्षण औसत 40 योग औसत गुणा संख्या 40 गुणा n, ये 40n, फिर एक प्रेक्षण जिसको और शामिल करते हैं 80, और फिर वापस प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी n+1। प्रेक्षणों की संख्या n+ हो जाएगी, n+1 का भाग देंगे तो बराबर नया औसत आएगा। नया औसत कितना है? 41। यहां से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। 40n + 80 और बराबर 41, 41n + 41, n+1 का 41 से गुणा होगा, 41n + 41, ये 40 इधर घटेगा 41 में से,
तो 1 बचेगा n और 41 उधर घटेंगे 80 में से। 80 में से 41 घटा लीजिए, 80 में से 40 घटाएंगे 40 बचेगा, एक और कम 39। तो n का मान कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। मतलब कितने प्रेक्षण हैं? 39 प्रेक्षण है। आसान सा ही प्रश्न। n प्रेक्षणों का औसत 40, n का योग हो जाएगा 40n। फिर एक प्रेक्षण जिसका मान 80 शामिल किया, इसको जोड़ दिया गया। अब शामिल करने से प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। ये औसत कैसे निकालेंगे? तो 40 और n का गुणा, ये 40 जो n प्रेक्षण उनका योग है, ये 80 नया जो प्रेक्षण जोड़ा, मतलब एक ये जोड़ा n, ये n और एक ये n+1 प्रेक्षण होंगे और बराबर इनका औसत 41 रखना है। और यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, n+1 का 41 से गुणा, 41 n+41, 41 उधर घट जाएंगे, 40 इधर घट जाएंगे। 41 में से 40 घटेगा n और 80 में से 41 घटेंगे तो 39। n का मान कितना आ जाएगा? 39। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 32 दिनों में करते हैं। 18 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं। उसी कार्य को 14 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यह प्रश्न। बराबर वही कार्य एक लिखना है। 18 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिनों में एक कार्य करते हैं। उसी कार्य मतलब कार्य वही एक। 14 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में? x दिनों में। ये यहां से संख्याएं काट दीजिए। 14 और 7 कट जाएगा, ये 2, 8 गुणा 2 16, 32 से कट जाएगा 2 बार। 18 का 2 से 18 2 36 और बराबर ये x का मान मतलब कितने दिनों हो जाएगा? 36 दिनों में हो जाएगा। 18 का 2 से गुणा ही करना बस, बाकी संख्याएं घट गई। 14 7 से 2 बार, 8 का 2 से गुणा 16, 16 का भाग 32 में 2 बार, 2 का 18 से गुणा 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 36 दिनों में पूरा कर लेंगे। एक एक नियम का प्रश्न है, आसान सा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। प्रथम 10 अभाज्य संख्या ऐसे 2 गुणा 3 गुणा 5, अब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, बाकी लिखो कि नहीं लिखो। 2 और 5 का गुणा 10 और इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाकी वाली संख्या भी गुणा होगी तो ये इकाई अंक वाला तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 2 और 5 का गुणा होकर इकाई अंक आ गया और बाकी संख्या लिखो मत लिखो। 10 लिखनी हो, 20 लिखनी हो, 100 लिखनी हो, सारी अभाज्य संख्या लिखनी हो, सारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। शुरुआत की 3 ले ली है, इसके बाद कितनी लो? 2 3 5 तक आते ही इकाई अंक 0 फिक्स हो जाएगा। अब आगे की आप अभाज्य संख्याएं कितनी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होता। बिल्कुल सही है। सम संख्याएं कितनी जोड़ो? 2 सम संख्याएं जोड़ो, 4 सम संख्याएं जोड़ो, 3 सम संख्या जोड़ो, 5 सम संख्या जोड़ो, सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होता। 2 या 2 से अधिक, 2 सम संख्याएं, 2 से अधिक यदि 3 सम संख्याएं, 4 सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 5 विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम। अब विषम संख्याएं कितनी है? 5 विषम संख्या, कोई भी 5, जैसे 1 3 5 7 ये 9, 2 4 ये 5 विषम संख्याएं होगी। जब 2 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे विषम तो सम हो जाएगा, लेकिन एक विषम जुड़ेगी तो ये विषम रहेगी। अब इनका जोड़ जैसे करेंगे तो 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 5 कितना हुआ? 25। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो 5 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? विषम संख्या होगा। बिल्कुल सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या ही होता है। 2 अभाज्य संख्याएं और उनका योग अभाज्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कि 3 और 5 2 अभाज्य संख्याएं जोड़ी और कितना आ गया? 8। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या ही होता है। गलत है। अभाज्य संख्या हमेशा ही नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या हो सकता है, ये सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या हो सकता है। कैसे? कि 2 और 3 जोड़ो, 2 और 3 5 हो सकता है, लेकिन अभाज्य ही होगा ये गलत है। अभाज्य ही होगा ये नहीं है, अभाज्य हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है।
दो अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या भी हो सकता है और भाज्य भी हो सकता है, लेकिन अभाज्य ही होगा, ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या ही नहीं होता है। ये तो कोई खास प्रश्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य? 6 से पूर्णतः भाज्य के लिए शर्त थी कि सम संख्या और अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो ये सम संख्या नहीं है। बाकी में 3 का भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए। अंकों का योग कर लीजिए, इसमें ये इसका आंसर है 5 और 6, 6 4 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 5 25 और 2 27। अंकों का योग 27 हो रहा है, इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग जाना चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। 3 का भाग सम संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। बाकी में 3 का भाग नहीं जा रहा है। एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,928 रुपए तथा 3.5 वर्ष में 10,224 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब ये कि ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, ये 3.5 वर्ष का मिश्रधन है, ये ज्यादा है, 1.5 वर्ष का है, और 1.5 वर्ष का ब्याज यहां से आ जाएगा। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? दोनों का मिश्रधनों का अंतर ले लो भाई। 2 वर्ष तक इतना हो रहा था, 3.5 में इतना हो गया। ये जो बड़ा है वो 1.5 वर्ष का ब्याज है। कितना होगा? 10,224, उसमें से 8,928 घटा लीजिए। 4 8 घटेगा नहीं, हासिल 14, 14 में से 8 के 6, 1 हासिल चला गया, 1 बचेगा, 1 1 इधर से 11, 11 में से 2 गे 9, 2 में से 1 हासिल चला गया, 1 इधर से आएगा 11, 11 में से 9 गे 2, और 10 में से 1 हासिल चला गया 9, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 1296 रुपये आएगा 1.5 वर्ष का ब्याज। 1296, 1296 रुपये 1.5 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1.5 का भाग दे दो। 1296 बटे में 1.5 का मतलब 3/2, 3 और बटे वाला 2 ऊपर गुणा में जाएगा। 3 का भाग देंगे, इसमें 4 बार, 12 में फिर 9 में जाएगा 3 बार, और 6 में जाएगा 2 बार। 432 का 2 से गुणा 4 4, 832 का 2 गुणा 64, ये 864 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 864 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का इसलिए कि 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसका दुगुना कर दीजिए। 4 का दुगुना 8, 6 का दुगुना 12 हासिल 1, 8 का दुगुना 16 1, 1728 रुपये। ये 1728 रुपये 2 वर्ष का ब्याज है। ये 2 वर्ष का मिश्रधन है। मूलधन आ जाएगा, मूलधन हो जाएगा 8,928, उसमें से 1728 घटा लीजिए, 0 0, 9 में से 7 गए 2, और 8 में से 1 गया 7, 7200 इसका मूलधन होगा। 1728 इसका ब्याज है 2 वर्ष का। ये 1 वर्ष का ब्याज है। अब आपको पूछा ब्याज दर, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज 1 वर्ष का ही लिखो, आसान रहेगा कैलकुलेशन। 864 1 वर्ष का ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 7200 और गुणा समय 1 वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज लिखा, समय 1 वर्ष लिख लीजिए, संख्याएं काट दीजिए। 72 का भाग 864 में 12 इकाई अंक 2 के हिसाब से आ रहा, लगभग 12 बार जाएगा। 72 का 12 से गुणा, 12 2 24, 12 7 84, 2 86, 864 आ रहा, बिल्कुल 12 बार भाग पूरा पूरा जाएगा। दर कितनी आ जाएगी? 12% आ जाएगी। तो भाग देने की जरूरत नहीं, ऐसी कंडीशन आती है 864 बटे 72। यहाँ से देख लीजिए, कोई 9 से गुणा होगा नहीं, 15 से 4 नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, किससे आएगा? 12 से आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 12% इसकी ब्याज दर हो जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन हट दी। एक प्रश्न था जिसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन, बाकी सारे सरल कैलकुलेशन के। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक व्रत में अनेक जीवाएं होती है। पहला प्रश्न कि एक व्रत में अनेक जीवाएं होती है, तो एक व्रत में अनेक जीवाएं होती है, बिल्कुल सही है। सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, बिल्कुल सही। एक सरल रेखा है उसमें अनंत बिंदु होते हैं, और एक व्रत है इसमें जीवाएं जीवाएं होती है। कैसे भी कोई जीवाएं लिखो, ये अनंत जीवाएं होती है। न्यून कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण नहीं हो सकता। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों ही कोण क्या होते हैं? न्यून कोण। और एक अधिक कोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, सही है। अधिक कोण त्रिभुज है तो एक अधिक कोण होगा, शेष दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज है उसमें कोई अधिक कोण नहीं होगा। न्यून कोण में सारे कोण क्या होते हैं? न्यून कोण ही होते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, गलत कथन पूछा है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 20 व 15 मीटर है। ये आयत लंबाई चौड़ाई दे रखी है 20 और 15, इसका विकर्ण, ये विकर्ण ज्ञात कर लीजिए। 20 और 15 से विकर्ण आएगा 25, 20 15 25 पाइथागोरस त्रिक है, विकर्ण 25 आ जाएगा। विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये विकर्ण पर इस तरह से वर्ग बनेगा तो उस वर्ग की भुजा होगी 25, क्षेत्रफल 25 गुणा 25 625 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आयत और उसके विकर्ण पर बना वर्ग, विकर्ण आया 25 मीटर 20 और 15 से। बाकी विकर्ण का फॉर्मूला भी यदि पाइथागोरस त्रिक याद नहीं होते हैं तो विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, जिसमें लंबाई थी 20 और प्लस चौड़ाई है 15, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 229, 400 200 ये 629 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। विकर्ण कितना आ जाएगा 25 मीटर। ये विकर्ण 25 है और इस पर वर्ग बना, मतलब उस वर्ग की भुजा 25 है और वर्ग की भुजा 25 है तो उसका क्षेत्रफल 625, 25 गुणा 25 करना है। वर्ग मीटर लिखना जरूरी, पहले ऑप्शन में, दूसरे में ये 625 तो है लेकिन वर्ग मीटर में नहीं है। एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए पी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी पी 7 सेंटीमीटर, तो पी बी की माप क्या होगी? एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को आंतरिक रूप से, ये दो जीवाएं हैं, आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। ये जीवा ए बी, ये जीवा सी डी आंतरिक रूप से कहीं प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद का बिंदु P है। तो इस प्रकार में ये होती है। थ्योरम तो ऐसे हैं, ए पी गुणा पी बी बराबर सी पी गुणा डी पी, ये इनका गुणा बराबर होता है जब दो जीवाएं प्रतिच्छेद करती है वृत्त में किसी बिंदु पर। तो इस तरह से अब इसमें कुछ मान दिए हुए, ए पी दिया हुआ, ये ए पी 3.5 गुणा, ये ज्ञात करना, पी बी नहीं दिया हुआ है, पी सी दिया हुआ है, पी सी, ये सी पी लिखो पी सी लिखो, एक ही बात है। इसको एक्स लिख लीजिए, सी पी और पी सी मतलब एक ही है, इसका मान 5 है और डी पी का मान कितना है 7 है। अब x बराबर 5 गुणा 7 और बटे में 3.5, 3.5 का भाग 7 में पूरा पूरा 2 बार, 5 का 2 से गुणा कितना 10, x मतलब पी बी बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। ये रीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न इस बार बन सकता है। पिछली बार जो वृत्त में प्रतिच्छेदी रेखा और एक छेदक रेखा से जो प्रश्न बना था वो था, इस बार ये प्रश्न बन सकता है। दो जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद होती है तो किस तरह से इसकी थ्योरम है, ये ए पी गुणा पी बी बराबर सी पी गुणा डी पी, इस तरह से ये दो जीवाएं प्रतिच्छेद करें तब ये थ्योरम लगानी है। ये कोई संख्या दे रखी है, इस संख्या में न तो 3 का भाग जा रहा है न 11 का भाग जा रहा है। सीधा सीधा ही प्रश्न है कि ये 11 से विभाज्य है, 3 से नहीं, न तो 3 से भाज्य और न ही 11, मतलब इस संख्या में न तो 11 का भाग जा रहा है और न ही 3 का भाग जा रहा है। ये इसका बी ऑप्शन सही है। इस संख्या में आप भाग देके देख लीजिए, भाजकता का नियम लगा लीजिए। भाजकता का नियम 3 में ये अंकों का योग करना होता है, 5 ने 1 6 छोड़ दीजिए, 3 में भाग जा रहा छोड़ दीजिए, 4 2 6 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 2 6 छोड़ दीजिए, 3 ये 6, 5 ने 1 6 छोड़ दीजिए, 1 बच गया, 1 बच गया, मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। और ऐसे ही आप 11 के भाजकता का नियम है कि एक एक अंक छोड़कर या 11 का भाग देके पता कर लीजिए, ना इसमें 3 का भाग जा रहा है और न ही इसमें 11 का भाग जा रहा है। किसी भी संख्या का भाग मतलब 3 और 11 दोनों से भाज्य नहीं है, ये इसका उत्तर है। न तो 3 से भाज्य और न ही 11 से। अब प्रश्न की पूर्ण संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। विषम संख्याएं तो है लेकिन विषम संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं भी पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या ही है और ये उपरोक्त सभी सही है, सारी पूर्ण संख्याएं। विषम संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं होती है, सम संख्याएं भी पूर्ण संख्या होती है और ये तो पूर्ण ही है। तो टोटली ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी है? उपरोक्त सभी। ऐसे नहीं कि ये उत्तर लगा दे सी, ये पूर्ण संख्या, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, टोटली पूर्ण संख्याएं।
पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये पी क्यू आर और एस। यदि कोण P कोण R से 3 गुना है, कोण P कोण R से, R को x मान लेते हैं, ये इसका 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। कोण P कोण R से 3 गुना है, कोण R ये x है, ये इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और कोण S, ये कोण S कोण Q से 5 गुना है, Q को मान लीजिए y, ये इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 5y। तो कोण Q और R का योग कितना है, दोनों ज्ञात करें बिल्कुल आसानी से। चक्रीय चतुर्भुज में एक थ्योरम रहती है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x 3x सम्मुख कोण है, x प्लस 3x बराबर होगा 180, 3x एक ये 4x बराबर 180, x बराबर 180 में 4 का भाग देना है, 180 में 4 का भाग पूरा पूरा 45 बार, ये x का मान 45। दूसरे ये समूह कोण है Q और S, मतलब y प्लस 5y बराबर 180, 5 ने 1 हो जाएगा 6y बराबर 180 और y बराबर 180 बटे 6, 180 में 6 का भाग पूरा पूरा 30 बार, y का मान 30। कौन सा पूछा, Q और R, ये आएगा 30 और ये आएगा 45, इन दोनों का जोड़ 30 और 45 75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आसान सा है। प्रथम 101 खाली स्थान संख्याओं का औसत 102 के बराबर होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत और एक होता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। दो ऐसे फॉर्मूले अपन ने पढ़े, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है और प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n। अब ये 101 सम संख्याओं का औसत 102, एक ज्यादा का है, एक ज्यादा का कौन सा होता है, सम का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मतलब जितनी संख्या उससे ज्यादा एक ज्यादा औसत आता है। जैसे आप एक उदाहरण देके समझ सकते हैं कि यदि 4 सम संख्या लेते हैं, प्रथम 4 सम संख्या लेंगे तो इनका औसत 5 आएगा। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 5 आएगा कि एक ज्यादा आता। कैसे, प्रथम सम 4 सम संख्या मतलब 2 4 6 8 और ये 10, सॉरी 4 लेनी है 8 तक, ये 4 सम संख्या है। अब इन 4 सम संख्याओं का औसत की पहली और लास्ट जोड़ के 2 का भाग दे दो, या बीच वाली दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 6 4 जोड़ के भाग देंगे 2 का, 10 में 2 का भाग 5, 8 2 10 में 2 का भाग देंगे तो भी 5, मतलब संख्याएं 4 है, औसत कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा औसत किस में आता है, सम संख्याओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत 102 के बराबर होगा। ये कैलकुलेशन का है, 2 3 6 और एक 7/3 का ये कोष्टक था, 3/5 भाग को लिखेंगे गुणा और 9/2 माइनस 4 5 20 और 2 22/5 प्लस 19/20 और भाग को लिखेंगे गुणा 1/2। ये कैलकुलेशन का है, वैसे आसानी है। इसमें हल करेंगे तो ये 7/3 का मतलब गुणा है और ये भी सारे गुणा में है, गुणा लिख लीजिए, संख्याएं कोई कटती नहीं है। 3/5 गुणा 9/2, तो 3 से 3 कट जाएगा और बाकी संख्याएं नहीं कटेगी। 7 का 9 से गुणा 63 और 5 का 2 से गुणा 10 माइनस ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें 1/2 का भाग था, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 इससे कट जाएगा 10 बार, इन दोनों का लसअप आएगा 10, 10 में 5 का भाग 2 बार, 2 का 22 से गुणा 44 प्लस 10 में 10 का भाग 1 बार, ये 19। तो ये 44 9 4 13 हासिल 1, 4 2 6 63/10 और 63/10 कट जाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 है।
ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहला ऑप्शन शायद 0 का ही था, ये इसका उत्तर है 0, ऑप्शन नंबर 1। कैलकुलेशन का जो प्रश्न था पहले आपको का गुणा करना होता है, वैसे ये कोष्टक है तो कोष्टक अलग है, इस पूरे को हल करने के बाद गुणा करना होता है, तो ये पूरा कोष्टक हल किया फिर गुणा कर लो, गुणा में संख्या जो कट रही थी काट दी, इधर संख्या जोड़ करके काटने के बाद ये आपस में घटा ली, दोनों एक जैसी आई इसलिए संख्याएं कट जाएगी, उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट, 3 सेमी और 2 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच की दूरी 13 सेमी है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये दो वृत्त, ये तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का वैसे तो फॉर्मूला है, चित्र की इसमें जरूरत नहीं रहती है, तिर्यक का मतलब इस तरह से होती है। अब तिर्यक और एक सीधी, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के फॉर्मूले हैं, एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है सीधी स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ, दो प्रश्न बनते हैं वैसे एक है इसमें, लेकिन दूसरा भी समझ लीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब आपके प्रश्न पूछेंगे तिर्यक, जिसमें ये डी व स्क्वायर का मतलब है केंद्रों के मध्य की दूरी, डी का मतलब होता है केंद्रों के मध्य की दूरी, केंद्रों के मध्य की दूरी, ये होता है डी। R1 और R2 त्रिज्या, दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्या R1 और R2 होगी, तो डी स्क्वायर, डी है 13, 13 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, 2 3 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 144, उसका रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, इसका आंसर कितना जाएगा 12 आ जाएगा। प्रश्न में ध्यान रखना होता है, दो बनते हैं, एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और एक सीधी। सीधी स्पर्श रेखा इस तरह से होती है और तिर्यक इस तरह से क्रॉस में होती है। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अपना प्रश्न ये था, केंद्रों के मध्य की दूरी 13 और त्रिज्याओं का योग 5, 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटेंगे तो 12 का स्क्वायर बचेगा, और ये रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका आंसर डी, सॉरी ये सी 12। का लस कितना, अब बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, भिन्न दे रखिए, लसब ज्ञात करना, 1/2, 3/4 और 4/5। एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। तो अंश मतलब 1, 3 और 4, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, बटे में 2, 4 और 5 ये हर है, इनका एचसीएफ लेना है। 1, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12 और बटे में 2, 4 और 5 का एचसीएफ आएगा 1, 12/1 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें 12 ऑप्शन में नहीं है, पहले में 1/2, 5/12, 12/5 और ये लास्ट इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। इनका लस कितना आएगा, इनका लस 12 आएगा। अंशों का लसब लेना है, अंश कौन से 1, 3, 4, 1, 3 क्या 4 का लसब आएगा 12 बटे में 2, 4, 5, 2, 4, 5 का एचसीएफ लेना, तो 2, 4 और 5 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो 1 12/1 कितना उत्तर आ जाएगा 12, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम 500 विषम संख्याओं का परिसर कितना होगा। ये परिसर क्या मामला है, परिसर परास रेंज, और इसका फॉर्मूला होता है परास परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम और न्यूनतम मान का जो अंतर होता है उसी को परास परिसर या रेंज बोलते हैं, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर। अब प्रथम 500 विषम संख्या लेंगे, तो प्रथम 500 विषम संख्या कौन सी होगी, पहले तो ये पहली विषम संख्या 1, फिर 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस तरह से 500 विषम संख्याएं लेनी है। कितनी लेनी है? 500 विषम संख्याएं लेनी, मतलब गिनती जाएगी 1000 तक, और 1000 से जस्ट पहले वाली विषम संख्या कौन सी? 999 लास्ट विषम संख्या होगी। प्रथम 500 विषम संख्याओं का मतलब 1 से लेके 999 तक, और इनकी परिसर अधिकतम मान होगा 999 और न्यूनतम मान है 1, घटाएंगे तो 998 इसका आंसर आ जाएगा। परिसर 998, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। परिसर परास या रेंज मतलब अधिकतम में से न्यूनतम मान घटाना होता है। अगला आसान सा प्रश्न है, 20, 25, 30 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। 20, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है HCF। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है? सबसे बड़े सार्वगुणनखंड को ही HCF कहा जाता है। कि अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा कौन सा गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है तीनों में, तो 20, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन सा है? तो 5 होगा। ये सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, और सार्वगुणनखंड HCF लेना है। 20, 25, 30 का HCF 5 आएगा। इनके सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज होता है LCM। इनके सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब LCM। 20, 25 और 30 का LCM। अब 20 और 25 का LCM 100, 3 को साथ में शामिल करेंगे तो 300, तो इनका LCM कितना आ जाएगा? 300। इनके सबसे छोटे सार्वगुणज से विभाजित करने पर भाज्य, भाज्यकन, भागफल, शेषफल पूछे गए। किसमें किसका भाग देना? पहले तो ये 5 को 300 से विभाजित करना है। ये 5 और 300 से विभाजित करेंगे तो भागफल 0 है, और शेषफल कितना है? 5। शेषफल ही भाग जा ही नहीं रहा है। 5 में 300 का भाग देंगे तो भाग 0 बार जाएगा, शेषफल कितना होगा? 5 होगा। अब आपका प्रश्न सबसे पहले भाज्य, भाज्य है 5, 3 ऑप्शन बन रहा, पहला ऑप्शन कट गया। ये भाज्य 5, भाजक जिसका भाग दे रहे थे भाजक 300, 5 300 ये है। उसके बाद भागफल 0, 5 300 भागफल 0, और लास्ट शेषफल भी 5। ये उत्तर सही है। भाज्य 5 है, भाजक 300 है, भागफल 0 है और शेषफल 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गुणजन, गुणनखंडन, सबसे छोटा गुणनखंडन, सबसे बड़ा गुणनखंडन, सार्वगुणजन, ये मामला सब क्लियर पता होना चाहिए किस तरीके से क्या है। और भाज्य, भाजक, भागफल भी ये इस तरह से है। जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक, जितनी बार भाग जा रहा है वो भागफल, और बाकी जो बचा वो शेषफल। ये इस तरीके से होता है। ये फॉर्मेट सेट कर लीजिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का। क्लियर हो गए प्रश्न? 20 के 20 8 टेस्ट आपके हो चुके हैं। अब टेस्ट तो 3 ही बचे हैं। पढ़ते रहिए और 3 टेस्टों को ईमानदारी से ढंग से दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 30 में से अपन 25 प्लस ला रहे नहीं रहे। ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। पहली बात तो ये रहती है, कई बार ये होता है कि टेस्ट देते हैं ज़्यादातर नकल करके, सीधा पता चलता है भाई नकल करके टेस्ट दिया है कि ईमानदारी से टेस्ट दिया है। 30% 5 मिनट में 30 में से 30 सही का मतलब हुआ कि नकल की है। 30 प्रश्न करने में आपको 40 मिनट लगते हैं तो आपकी नकल नहीं है, ईमानदारी से किया। आप 30 मिनट में कर सकते हैं, इससे भी कम समय में करते हैं मतलब आप नकल कर रहे होंगे। तो नकल करके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी से टेस्ट दो, अपना खुद का फर्क आप खुद करिए कि आपको कितना आ रहा है, आपको पता चलना चाहिए। बाकी के आपके नंबर कोई और देखेगा, 30 में से 30 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने टेस्ट में अपनी खुद की परख कर रहे हैं, वही मेन है। टेस्ट का उद्देश्य ही वही है कि आप अपनी खुद की परख करें। दिखाने से ये नहीं कि भाई मेरे 30 में से 30 दिखेंगे लोगों को, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है कि लोग 30 में से 30 देखेंगे, लेकिन दिमाग उनके पास भी है कि 5 मिनट में 7 मिनट में टेस्ट दे रहा है ना, वो ईमानदारी से नहीं दे रहा है। सबको ही पता चल रहा है। ईमानदारी से टेस्ट दो, पढ़ के टेस्ट दो, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। टेस्ट पूरे के पूरे उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, और पेपर जो पैटर्न है हूबहू उस पैटर्न पे पेपर बना रहे हैं। जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक को कवर करते हुए पेपर बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी करिए और अपना खुद का परख करिए। ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। बाकी तो ऑनलाइन में समस्या ये रहती है कि नकल को रोके कौन,
कौन मना करे कि भाई तू नकल मत कर? मना करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन खुद का आकलन करना है तो कम से कम ईमानदारी से 2 टेस्ट। अब तो परीक्षा आ गई, अब भी ईमानदारी से टेस्ट नहीं देंगे तो फिर बाद में तो कोई मतलब ही नहीं है। कब पढ़ेंगे फिर? 2.5 महीने ही तो बचे हैं। जी जान लगा दीजिए, परीक्षा इस बार हो जाएगी, 100% है। तैयारी अच्छे से करो और पेपर दो, बेरोजगारी से पीछे छूट जाएगा ना। बाकी ऐसे ही मजाक मजाक में तो कई भर्तियां निकल गई और भी निकल जाएगी। टाइम पास करने के लिए कई जरिया है।